आफताब पूनेवाला अदालत और उसकी कहानी। मैंने शायद पहले भी कहा था कि आफताब पूनेवाला जब ट्रायल शुरू होगा तो अदालत में मुकर जाएगा। मैं क्या, जितने भी कानून के जानकार हैं वो भी ये बात जानते हैं। तो अब तक वो क्यों इकरार करता रहा पुलिस कस्टडी में या फिर इधर उधर जितने भी साइंटिफिक उसके टेस्ट हुए, क्यों? यहाँ तक कि एक बार अदालत में जब उसकी पुलिस हिरासत मांगी जा रही थी, उसे कोर्ट में पेश किया गया, तब भी वो वहाँ उसने जज साहब के सामने कहा था। जज साहब ने यूं ही पूछ लिया कि तुमने मारा है, जो तुम एक्सेप्ट करते हो? उसने कहा मैंने मारा श्रद्धा को, कोर्ट के अंदर। तो फिर जब इतनी बार वो एक्सेप्ट कर चुका तो आज मुकरा क्यों? दरअसल आफताब बहुत होशियार है। बोलने में तो आपने सुना ही होगा इधर उधर से, माहिर, कॉन्फिडेंट, और कानून का पूरा उसको पैंतरा मालूम है। उसने सारी चीज़ें शायद पढ़ रखी हैं और इसीलिए उसे मालूम था कि कब कहाँ कहाँ इनकार करना है और कहाँ कहाँ इकरार करना है। और उसे ये भी पता था कि कहाँ इकरार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कहाँ इनकार करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए बयान के बारे में उसे मालूम था कि इस बयान की जब ट्रायल शुरू होगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसे तमाम फॉरेंसिक, चाहे वो लाई डिटेक्टर हो, नार्को हो या बाकी चीज़ें, उसे ये भी पता था कि ये रिपोर्ट अदालत में एडमिसिबल नहीं है, मान्य नहीं है, कि इनकी कोई औकात नहीं है। उसे ये भी मालूम था कि जब उसकी पुलिस कस्टडी के दौरान कोर्ट में पेश किया गया तो उन जज साहब के सामने भी जो उसने कहा कि मैंने मारा, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो जज सिर्फ पुलिस कस्टडी के लिए बैठे हुए थे, ना कि मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। असली मुकदमा जब शुरू होगा और तब उसका बयान उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। और वो पहला दिन आज था जब चार्जेस फ्रेम हुआ, अदालत में पूछा और वो साफ मुकर गया। ये उसकी इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वो पुलिस की मार, पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर होता है उन सारी चीज़ों से बच जाए, पुलिस उससे ज़्यादा परेशान ना करे, ऐसा लगे कि सब कुछ तो प्यार से बता रहा है। और जब जहाँ से मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी तब वो फिर अपना रंग दिखाए। और उसने सेम वही किया। उसे पता था कि अगर यहाँ पे आज उसने एक्सेप्ट कर लिया 302, 201 जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, तो फिर ये मुकदमा बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उसका एक्सेप्ट करते ही आज ही फैसला आ जाएगा, लेकिन ये है कि खुद अदालत एक माइंडसेट एक तैयार हो जाएगी कि खुद जो मुलजिम है उसने इकरार कर लिया, तो बहुत वक्त नहीं लगता, थोड़ा कम वक्त लगता और मुकदमे का फैसला आ जाता। और इसीलिए उसने वक्त ख़रीदा एक तरह से इनकार करके। अब उसके इनकार करने से इस केस का क्या होगा? क्या आफताब बच जाएगा? क्या आफताब को कम सज़ा होगी? क्या मामला लंबा खींचेगा? यही सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले, आफताब आज बेशक मुकर गया, लेकिन आफताब ने जो पुलिस को पूरा स्टेटमेंट दिया था, वो पूरी कहानी मेरे पास है। उस कहानी 6 महीने की कहानी है। इन 6 महीने की कहानी में उसने क्या क्या कुछ पुलिस के सामने कहा, इकरार किया, पहले आपको ये सुनाता हूँ। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर होंगे, लेकिन ये लगभग पूरी वही कहानी है जो आफताब ने पुलिस को पूछताछ में बताया। जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूछा था आफताब से कि क्या तुम श्रद्धा को जानते हो? तब उसने कहा था कि हाँ, श्रद्धा मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसने ये बताया कि जब मेरी पहली मुलाकात थी वो 2019 में हुई थी, और एक बम्बल ऐप के ज़रिए। फिर उसके बाद हम दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 3 साल तक हम दोनों का रिलेशनशिप चला। उसके बाद बैक पैकिंग ट्रिप के ज़रिए वो लास्ट ईयर दिल्ली आए दोनों, और फिर दिल्ली में रहने लगे। तो ये उसने श्रद्धा के साथ जो उसके जान पहचान थी नहीं थी उसके जवाब में बताया। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ 2022 17 या 18 मई को क्या हुआ, याद है तुम्हें कुछ? तब उसने कहा कि 17 मई को दिल्ली के जो छतरपुर पहाड़ी इलाका है वहाँ पे उन्होंने नया घर लिया था, और उस घर में ये दोनों आए थे, आफताब और श्रद्धा। और उसी दिन श्रद्धा किसी और के साथ डेट पर गई थी। फिर श्रद्धा वहाँ से लौटी नहीं। उसके बाद वो किसी और के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई, और फिर उस रात वो आई नहीं। नेक्स्ट डे वो आई 18 मई को। 18 मई को जब आई तो उसके बाद लड़ाई हुई कि तुम रात कहाँ थी, किसके साथ थी। फिर 18 मई को झगड़ा इस बात पे भी था कि आफताब को मुंबई जाना था, क्योंकि अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। उसने बताया कि अब श्रद्धा के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं थे, हालांकि एक साथ थे, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया था। तो जो मुंबई में इन्होंने किराए का घर ले रखा था, जहाँ ये दोनों रह रहे थे दिल्ली आने से पहले, उस घर में कुछ सामान पड़े हुए थे घरेलू। अब यहाँ ज़रूरत थी दिल्ली में उन सामान की। तो उसने कहा कि आफताब को कि तुम जाओ, ट्रेन की टिकट भी थी बुक, और वो सारा सामान उठा कर लाओ, और उस घर का जो हिसाब किताब है किराया वराया मकान मालिक से वो ख़त्म करो, क्योंकि 2 जगह तो किराया दे नहीं सकते। तो आफताब ने बहाना कर दिया
कि मैं अभी मुंबई नहीं जाऊंगा। इस बात पे और झगड़ा हुआ। फिर इसी झगड़े के दौरान बात बढ़ गई, शाम का वक्त था और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई कि फिर दोनों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद गुस्से में आफ्ताब ने कहा कि उसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और फिर उसका गला घोंट दिया। थोड़ी देर के बाद ही उसको एहसास हो गया था कि श्रद्धा मर चुकी है। फिर पुलिस ने पूछा कि चलो श्रद्धा मर गई, उसके बाद तुमने क्या किया? तब उसने बताया कि मैंने उसकी लाश के टुकड़े किए। लेकिन कुछ घंटों बाद उसने कहा कि एक हार्डवेयर स्टोर से वो कुछ चीज़ें लेकर आया था श्रद्धा के कत्ल के बाद, ताकि बॉडी को और लाश के टुकड़ों को डिस्पोज कर सके, फेंक सके। पहली रात उसने कहा कि मैंने श्रद्धा की कलाई काटी थी, उसको पॉलीथिन बैग में रख दिया और ये पॉलीथिन वो थी जो जोमेटो से उसने खाना मंगाया था और जोमेटो ने जो पॉलीथिन दी थी उसी जोमेटो के पॉलीथिन में उसने श्रद्धा की लाश का पहला टुकड़ा रखा था। वाइट रंग की ये पॉलीथिन थी। 18 की रात को ये हुआ। फिर 19 मई को उसने कहा कि वो बहुत सारे कुछ बैग लेकर आया, बाकी सामान लाने गया, कैंची लिया, टूल्स लिया, रूम फ्रेशनर लिया, ट्रेस बैग्स लिया और फिर कुछ और स्टोर में गया और एक फ्रिज ख़रीदा। फिर वापस आया, लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसको फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दिया। 19 मई निकल गई। फिर 20 तारीख आई। 20 तारीख को उसने श्रद्धा का धड़ काटा, फिर पेट से आंतड़ियों को निकाला, पॉलीथिन बैग में रखा, फिर उसको भी डिस्पोज ऑफ किया। फिर 20 मई को ही वो दोबारा स्टोर गया और बाहर जाने के बाद फिर वो किसी से मिलने के लिए भी गया। पीछे सारी बॉडी अभी घर के अंदर रखी हुई है। और जब वो बाहर किसी से मिलने गया तब उसने श्रद्धा का सिर और धड़ उसको अलग कर दिया था तब तक, और उन दोनों को भी फ्रिज में रख दिया था। फिर वो बाथरूम को उसने साफ़ किया और बाथरूम साफ़ करने के बाद वो किसी और से मिलने गया। इसके बाद धीरे धीरे उसने कहा कि मैंने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू किया था। पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने ठान रखा था कि तुम श्रद्धा को मारोगे, क्योंकि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, श्रद्धा किसी और दोस्त के साथ चली गई थी, तो तुमने मतलब सोच समझ कर श्रद्धा को मारा? इसका जवाब दिया था आफ्ताब ने कि नहीं, मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मैं कत्ल करूँगा, ये अचानक हो गया, गुस्से में हो गया, झगड़ा हुआ। और उसका ये भी था कि हम लोगों का इधर दिल्ली या फिर उत्तराखंड या हिमाचल जाने का भी कभी कोई प्रोग्राम नहीं था मुंबई में, ये भी अचानक बना था। और फिर इस घर में भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं था महरौली के, वहाँ पे भी अचानक हो गया। यहाँ आकर मैं श्रद्धा का मर्डर करूँगा ये भी मैंने यहाँ आने से पहले नहीं सोचा था। हाँ, इससे पहले मैं श्रद्धा के साथ बहुत लड़ा, बहुत वायलेंट हुआ, कई बार मारा पीटा, ये उसने एक्सेप्ट किया। फिर उससे पूछा पुलिस ने कि चूँकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, कैसे बताओ तुमने कत्ल किया, उसके बाद लाश के टुकड़े किए, तुमने फ्रिज में अलग रखने शुरू किए, लाश के टुकड़े कब कब कहाँ कहाँ फेंके और कैसे फेंके? उसने इसका जवाब दिया कि उसने जो सबसे पहले श्रद्धा की लाश के जिस टुकड़े को ठिकाने लगाया था वो श्रद्धा की जांघ थी, थाई, और उसको उसने मेट्रो ब्रिज के पास एक जंगल है वहीं महरौली में, वहाँ उसने फेंका था। इसके बाद उसने कहा कि दूसरी जगह भी एक जंगल थी जहाँ नाला था, गटर था, फिर वहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स को मैंने दफनाया था ताकि ओपन में रखूँ, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं सामने ना आ जाए। एक तो वो निरोला आइसक्रीम ब्रांड है, उसके पास ही एकदम उसने एक बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया था। फिर इसने उसी के आसपास जो इलाके थे, जो बॉडी के मेन हिस्से थे, सब उसी महरौली के जंगल के इर्द गिर्द ही वो फेंकता रहा। एक उसने जगह की नाम बताए थे कि धान मिल कंपाउंड की दीवार थी जहाँ पर उसने श्रद्धा का एक अंगूठा फेंका था। और ये सारी चीज़ें बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद भी की। अब ये था कि ये सब कुछ तुमने अकेले किया, तब श्रद्धा को मारा भी अकेले, लाश के टुकड़े भी अकेले किए, फिर अकेले ही निकल जाते थे टुकड़ों को ठिकाने लगाने। तो उसने ये बार बार कहा कि इसमें सिर्फ मैं शामिल हूँ और कोई नहीं है, ये सब मेरे अकेले का किया धरा है। अब ये था कि जिस तरीके से उसने लाश के टुकड़े किए और जिस तरीके से वो प्लानिंग के साथ लाश को ठिकाने लगा रहा था, तो इसका आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से? कहीं गूगल से सर्च किया, कहीं और से, किसी से जानकारी मिली, किसी फिल्म से, किसी सीरियल से। उसने कहा मुझे खुद आइडिया नहीं था और मैं दिल्ली के बारे में भी अनजान था और मैंने कोई सर्च नहीं किया नेट भी कि कैसे बॉडी को ठिकाने लगाना है।
हाँ, पर उसने कहा कि मैंने ये ज़रूर पता किया था कि बॉडी काम कैसे करती है, कितने दिन में ख़राब हो जाती है, कब गलना शुरू होती है, कब सड़ना शुरू होती है। तो ये मैंने ज़रूर जानकारी ली थी और इसी हिसाब से मैं ठिकाने लगाता था। जब उसके बताए हुए जगहों से लाशें मिलनी शुरू हो गई टुकड़े, तो पुलिस ने फिर उससे पूछा था, कहते ये बताओ कि तुम मानते हो कि तुमने श्रद्धा को मारा है? क्लियर कट सवाल था ये। आफ्ताब ने उस वक्त जवाब दिया था, आज बेशक कोर्ट में मुकर गया। उसने कहा श्रद्धा का कातिल मैं ही हूँ, मैंने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। और उसने ये भी कहा था तब कि मुझे इसका पछतावा है, मुझे इसका अफसोस है। पर साथ ही फिर उसने एक बार कहा कि मेरे अलावा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर इस कत्ले के बाद लाश को ठिकाने लगाने की जानकारी किसी को थी तो वो इकलौता मैं था, मेरे अलावा किसी को नहीं था। फिर उससे पूछा गया था कि अच्छा ये बताओ कि तुमने सर और धड़, दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो कहाँ पर फेंका था? तब उसने दोबारा बताया कि मैंने जंगल में वही महरौली के जंगल के पास एक मार्केट है, वहाँ पे एक फ्लावर मार्केट है, वहाँ से करीब 300 मीटर दूर एक एंट्रेंस है, उस जगह पर जाकर फेंका था। वही एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अक्सर अंदर दाखिल होते थे, सर। और जबकि उसका जो धड़ है और सर दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने उनको ठिकाने लगाए थे। जिस हथियार से उसने लाश के टुकड़े किए थे, आरी, वो कहाँ है? तो उसने बताया था कि वो आरी जो है एक मेट्रो लाइन जो है उसी के किनारे उसने एक जगह पर उसको ठिकाने लगा दिया था। और श्रद्धा का मोबाइल, उसने कहा जब वो उसके बाद मुंबई गया था कुछ महीने बाद, तब तक वो मोबाइल रखे हुआ था, तो मीरा भायंडर की खाड़ी में फेंक दिया था मुंबई जाने के बाद, ताकि उस खाड़ी से कभी मोबाइल मिले ही नहीं। उससे पूछा गया तुमने सब, आज तो कोर्ट में मुकरा, लेकिन जब तुमने किया तो कभी तुम्हें डर नहीं लगा कि तुमने एक तो ऐसा काम किया है, पकड़े जाओगे तो क्या होगा? तो उसने कहा शुरू में मुझे कोई डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा मैं नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर मुझे खुद लगने लगा था कि मैं कुछ दिन कुछ महीने शायद इन चीज़ों को छुपा लूँ, खुद को छुपा लूँ, बच जाऊँ, लेकिन एक ना एक रोज़ भांडा फूटेगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। उससे पूछा था ये भी उस वक्त, कैसे ये बताओ कि तुम सारी चीज़ें इतनी आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो श्रद्धा को मारने के बाद, कि मैंने मारा, मैंने काटा, यहाँ फेंका, वहाँ फेंका, यहाँ से सामान लिया, आखिर इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो उसने कहा था क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं अगर एक कड़ी खुल गई तो सारी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी और वो सारी चीज़ें मेरे खिलाफ जाएंगी, सारे सबूत मेरे खिलाफ जाएंगे और वो एक पुख्ता केस बन जाएगा। तो इसलिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कब तक झूठ बोल कर मैं बचूँगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ सच बता रहा हूँ। और उसने ये भी कहा जब मैं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर जेल है। ये वो सारे बयान हैं जो उसने दिल्ली पुलिस को दिए, सारी चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ये भी कह रहा मुझे मालूम था कि पकड़ा जाऊँगा, ये भी कह रहा है एक कड़ी खुल गई तो इसके बाद फिर मेरा बचना आसान नहीं होगा, सारे राज आ जाएंगे, पुलिस को सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन अब 6 महीने के बाद वही आफ्ताब पूना वाला आज कोर्ट के अंदर मुकर गया। अब सवाल है कि इस बयान का क्या मतलब है जो उसने सारे एक्सेप्ट किए थे। तो अगर कानून की नज़र से देखें, जो मैं शुरू से कह रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हर क्रिमिनल यही करता है। जब वो पुलिस कस्टडी में होता है, जब तक जेल नहीं जाता जुडिशियल कस्टडी में, कोशिश करता है कि पुलिस को गुमराह करे और जल्दी से जल्दी उनसे अपना पीछा छुड़ाए, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसा लगेगा कि सब सच बोल रहा है। और उसने ये सब किया भी, थोड़ा शुरू में घुमाया, लेकिन फिर जहाँ जहाँ लाश के टुकड़े थे वहाँ पुलिस को ले गया, उन सारी चीज़ों को दिखाया, उसके बताए जगहों से वो लाश के टुकड़े बरामद भी हुए। लेकिन होशियार इतना था कि उसे कानून की पूरी जानकारी थी, वो पढ़ता लिखता था पूरा कि कब कहाँ क्या कहने का क्या मतलब होता है, और इसीलिए वो सब कुछ बोलता गया और इंतज़ार कर रहा था ट्रायल कब शुरू होगा। आज जैसे ही ट्रायल का पहला दिन जब चार्ज फ्रेम हुए, अब अभी हालांकि मुकदमे की अभी अब शुरुआत होगी, विटनेस आएंगे, सबूत रखे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिन होगा, लेकिन आज तो सिर्फ चार्जेस फ्रेम उसको बताया गया और पहले दिन उसने अपना असर और रंग दोनों दिखा दिया कि मैं इनकार करता हूँ इन सारे चार्जेस से, मैं बेकसूर हूँ। तो ये उसका एक पूरा पहले से प्री प्लान एक गेम था कि कब कहाँ बोलना है और कब कहाँ मुकरना है, और आज उसने मुकर के ऐसे ही किया। हालांकि ये जो पुलिस को उसने सारे बयान दिए जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए, इसकी कानूनी अहमियत नहीं है, इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आफ्ताब बच जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कानूनी जानकार से पूछेंगे तो वही बताएगा। उसने बेशक पुलिस कस्टडी में यह बयान दिया, अपने जुर्म का इकरार किया, लेकिन उसके बयान के आधार पर उन जगहों से, महरौली के जंगलों से लेकर गुरुग्राम के उन मेट्रो लाइन और उसके बाद ज़मीन खोद कर भी कुछ लाश के टुकड़े निकाले गए। ये उसकी निशानदेही पर निकाले गए हैं। मतलब ये सीधे सीधे एक बेहतरीन, और ये भी कहें कि सॉलिड प्रूफ है, पुख्ता सबूत है
कि इस कत्ल में वो शामिल था, क्योंकि उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो सारे लाश के टुकड़े बरामद किए जो बाद में डीएनए से मैच कर गए, जो श्रद्धा के निकले। तो अगर किसी और ने किया होता और ये बेकसूर था तो फिर लाश के टुकड़े वहाँ से नहीं मिलते जहाँ जहाँ से वो बता रहा था। और बाकायदा पुलिस जब जब उसको लेकर गई, इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, तो ये भी नहीं मुकर सकता। तो एक तो उसके निशानदेही पर इन टुकड़ों का मिलना, दूसरा उसका मुंबई से दिल्ली आना, दिल्ली में श्रद्धा के साथ रहना, इसके टेक्निकल आपके सीसीटीवी बाकी सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं, दोनों के रिश्ते, लड़ाई झगड़ा, उसका बैकग्राउंड, उसकी कहानी मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ इस बयान के आधार पर नहीं, इस बयान को हटा भी दें तो हर एक सबूत, हर एक गवाह, हर एक कहानी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ है। इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं। सिर्फ सवाल यहाँ पर यह है कि जो मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा ये कितना लंबा चलेगा। चार्जेस फ्रेम हो गए, अब ट्रायल शुरू होना है, तो क्या ये ट्रायल डे टू डे बेसिस होगा, यानी कि हर दिन इस मुकदमे की सुनवाई होगी ताकि जल्दी फैसला हो, या इस ट्रायल में पहले से ये होगा कि एक टाइम फ्रेम होगा कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाइए, या फिर ये होगा कि इस ट्रायल को सीधे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ भेज दिया जाएगा ताकि आप इसको फटाफट फैसला सुनाएं। मुझे लगता है कि तीनों में से जो भी ऑप्शन चुना जाएगा पर एक चीज़ यकीनी है और सही है, और वो ये कि इस मुकदमे का फैसला बहुत जल्दी आएगा। मुझे लगता है कि अगर इसी साल 2023 के एंड तक भी आ जाए तो कोई हैरान की बात नहीं है, हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखना यही है कि कब तक आता है, क्योंकि इसमें विटनेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है। लेकिन हाँ, जो सरकार से लेके बाकी तमाम लोगों ने पहले कहा था और दिल्ली पुलिस ने खुद ये वादा किया है कि वो इसका फैसला जल्द से जल्द कराएगी, तो मुझे लगता है 5-6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, इसके अंदर अंदर इसका फैसला आ जाना चाहिए। निर्भया का भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने के अंदर फैसला सुना दिया था, तो इस केस ने तो पूरे देश को भी झकझोर कर रखा था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसला जल्दी आएगा, और इस पैतरे से जो आफ्ताब पूनावाला ने आज कोर्ट के अंदर दिखाया, बहुत ज़्यादा इस केस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट का क्या फैसला होगा शायद ये हम सब जानते हैं।